सभी शिक्षक मित्रों एवं छात्रों का मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझाते हुए कई ऐसे एंजाइम्स की चर्चा की थी जो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए, उनके रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि में पढ़ा। लेकिन उनमें एक एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसे आपने पहले नहीं पढ़ा था, इसलिए इस सेशन में हम लोग इस विशेष एंजाइम का अध्ययन करेंगे। इनकी अपनी एक विशेषता होती है जिसके कारण बायोटेक्नोलॉजी में ये सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम के रूप में पहचाने जाते हैं। आर्बर नाम के वैज्ञानिक ने 1963 में सबसे पहले पाया कि इस्चरिचिया कोलाई में कई सारे वायरस का अटैक नहीं होता है। यह बैक्टीरिया वायरस के अटैक को रोक सकता है, यानी बैक्टीरियोफाजेज के अटैक को रोक सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सुरक्षा का एक तरीका होता है जिसे रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा एंजाइम है मिथाइलेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, बीच से तोड़ता है। लेकिन मिथाइलेज एंजाइम डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है और मिथाइल ग्रुप के जुटने से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन रुक जाता है। तो हम लोग यहाँ पर खासकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं। चूँकि यह डीएनए को काटने का काम करता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर इंसीजर यानी कैंची या मॉलिक्यूलर स्कालपेल यानी छुरी, यानी काटने वाला दो एपरेटस आप घर में यूज करते हैं, कैंची और छुरी, तो उसी के समान माना गया। There are two groups of DNA digesting enzymes. एक एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियेज जो डीएनए को किसी भी छोर से बाहर की तरफ से डाइजेस्ट करना शुरू करता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को एकदम अलग अलग कर सकता है। लेकिन दूसरा एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेज जो डीएनए को अंदर से बीच के कहीं किसी हिस्से से तोड़ सकता है, यानी डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलने के बदले वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब सामान्यतः एक नॉन स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज हो तो वह कहीं से भी डीएनए को तोड़ सकता है, लेकिन जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं वह डीएनए को एक विशेष जगह पर ही तोड़ सकता है। उस विशेष जगह की अपनी एक विशेष पहचान भी होती है। उस जगह को पहचान करके ये तोड़ता है। तो इस पहचान वाले जगह पर विशेष तरह की सजावट है न्यूक्लियोटाइड का। उस सजावट को रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी पहचान की सजावट या रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। अब इनके काम करने की विधि के आधार पर इन्हें 5 अलग अलग क्लासेज में बांटा गया है। पहला क्लास का जो एंजाइम है, इसके रिकॉग्निशन साइट में 15 बेस पेयर्स तक की लंबाई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और यह डीएनए को 5 प्राइम टर्मिनल की ओर से लगभग 1000 बेस पेयर्स की दूरी पर काट सकता है। उससे कम दूरी पर यह काट नहीं सकता है। इको के
और इको बी नाम का एंजाइम टाइप 1 का एंजाइम है। टाइप 2 का एंजाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यह काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। यह जब कट करता है तो यह रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर या उसके बहुत पास में आकर कट करता है। इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस 4 से 8 जोड़े बेसेज के बने होते हैं और आमतौर से जब यह कट करते हैं तो दोनों टुकड़ों पर कुछ अनपेयर्ड अकेला अकेला स्टैंड का थोड़ा सा लंबा हिस्सा बचा रह जाता है, जिसे स्टिकी एंड या चिपकने वाला छोर कहा जाता है। टाइप 2 एंजाइम सबसे पहले स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने 1968 में निकाला था, जिसका उदाहरण है हिन D2। यह पहला एंजाइम है। अब तक कम से कम 350 प्रकार के एंजाइम और 100 प्रकार के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज की खोज हो चुकी है। इन सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति आवश्यक है। टाइप 3 एंजाइम टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का एंजाइम है। यह रिकॉग्निशन सीक्वेंस के एकदम आसपास में ब्रेक करता है। इको P1, इको P15, हिन F3 इत्यादि टाइप 3 एंजाइम्स हैं। टाइप 4 एंजाइम एक विशेष प्रकार के परिस्थिति में काम करता है। यह मॉडिफाइड मिथाइलेटेड डीएनए को पहचानता है और मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को ही यह कट करता है। इन एंजाइम्स की संख्या बहुत कम है। MCR-BC और MRR सिस्टम जो ई कोलाई में पाए जाते हैं टाइप 4 एंजाइम्स हैं। और टाइप 5 एंजाइम्स यह भी एक विशेष एंडोन्यूक्लियज है जो गाइडर आरएनए या गाइड आरएनए की मदद से काम करता है। जब तक एक उचित गाइड आरएनए नहीं हो तब तक यह किसी टारगेट पर काम नहीं कर सकता है। यह आमतौर से वैसे डीएनए को काटता है जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं पाया जाता है। तो बिना पैलिंड्रोम की मदद के गाइड आरएनए की मदद से टाइप 5 एंजाइम डीएनए को काटा करता है। अब इस गुण के कारण ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर हम इस तरह के बहुत सारे गाइड आरएनए को जान पाएंगे, निकाल पाएंगे, तो उनकी मदद से टाइप 5 एंजाइम ऐसी जगहों से भी डीएनए को काट सकेगा जहाँ की पैलिंड्रोम नहीं है, अन्य एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं है। अब इसके नामकरण का तरीका देखिए। जिस बैक्टीरिया से ये निकाला जाता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में उस बैक्टीरिया का जीनस का नाम होता है। इस्चरिचिया के लिए E, हीमोफिलस के लिए H। तो इस्चरिचिया कोलाई, अब कोलाई का स्पेसीज नेम है COLI, तो 2 लेटर उससे लिए, तो पहला 1 लेटर जीनस और दूसरा 2 लेटर स्पेसीज का लेके इको नाम पड़ा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में H और इन्फ्लुएंजी का 2 लेटर इन हो गया। हीमोफिलस पारा इन्फ्लुएंजी में स्पेसीज का 2 लेटर HPA बन गया। तो इस तरह 3 लेटर से एंजाइम का नाम लिखा जाता है। इको, हिन,
HPA इत्यादि। अब बैक्टीरिया के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, तो उस स्ट्रेन का भी नाम सब स्क्रिप्ट में या थोड़ा स्पेस देकर लिखा जाता है। जैसे कि इस्चरिचिया कोलाई का स्ट्रेन के, तो इको स्पेस के या इको और सब स्क्रिप्ट में के। अब उसमें कई प्लाज्मिड हो सकते हैं जिस पर कि काम करने वाले ये एंजाइम हो, तो प्लाज्मिड के द्वारा अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है एंजाइम, तो ऐसी स्थिति में उस प्लाज्मिड का भी नंबर लिखा जाता है, जैसे इको K1। तो इस तरह से हम लोग हिन D2, हिन D3, इको K1, HPA1, SAL1, PST, BAM H1 इत्यादि बहुत सारे एंजाइम आगे चर्चा में आएंगे। उनके नामकरण को समझ लिया आप कि यह बैक्टीरिया के नाम पर रखा गया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो हम इन नाम के पहले R लिखते तो ज़्यादा स्पष्ट होता कि यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लेकिन R नहीं भी लिखते हैं तो संदर्भ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो आप मान के चलिएगा कि यह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ही है। अब देखिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा है। यह उल्टा सीधा एक समान होता है। जैसे मैडम शब्द में D को बीच में मान लीजिए तो दोनों ओर A और फिर दोनों ओर M है। मलयालम में बीच में Y को मान लीजिए तो दोनों ओर A फिर L फिर A फिर M है। तो ऐसा लगता है कि एक्सिस के दोनों ओर सेम सीक्वेंस है, एक जैसी सजावट है, इसे मिरर इमेज माना गया। आप जहाज बोलते हैं, डालडा बोलते हैं, सतीश बोलते हैं, उल्टा सीधा एक समान है। लेकिन जब बात DNA की होती है तो इस तरह की सजावट नहीं है। यह उदाहरण आपको मिसगाइड कर रहा है, यह सही उदाहरण नहीं है। इसमें रोटेशनल सिमिट्री है। एक तरफ का जो सीक्वेंस है दूसरे तरफ उसका ठीक कंप्लीमेंट्री यानी पूरक बेस का सीक्वेंस होगा। जैसे कि बीच की सिमिट्री आप इस डायग्राम से समझें कि यहाँ पर 6 लेटर है। एक तरफ है GAA तो दूसरे तरफ होगा TTC। A का कंप्लीमेंट्री T और G का कंप्लीमेंट्री C। दूसरे स्टैंड पर भी यही सजावट उल्टे क्रम में है। तो इस्चरिचिया कोलाई के R1 में इस तरह की सजावट है। हिन D2 गुआनिन, थायमिन, एक पायरिमिडिन, फिर उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, प्यूरिन, एडिनिन, साइटोसिन। मान लिया पायरिमिडिन में साइटोसिन या थायमिन हो तो दूसरी तरफ प्यूरिन में एडिनिन या गुआनिन होगा। इसका ठीक उल्टा इधर से है। यहाँ भी 3-3 जोड़ा दिख रहा है आपको दोनों तरफ, यानी 6 जोड़े बेसेज हैं पैलिंड्रोम में। और हिन D3 में AAG इसका कंप्लीमेंट्री हुआ CTT। तो इस तरह जो एक्सिस है उसके दोनों ओर ये जो लंबा लाइन, लाल ब्रोकन लाइन डाला गया, उसके दोनों ओर की जो सजावट है एक दूसरे का पूरक है। तो इसलिए यह उल्टा सीधा एक समान यानी मलयालम और मैडम की तरह का पैलिंड्रोम नहीं है। अब अधिकांश केस में जो DNA कटता है तो आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं कटता है, बीच के एक्सिस से नहीं कटता है। ये तीनों उदाहरण में एक तीर दिखलाया गया नीचे और ऊपर की ओर। तो ये तीर आमने सामने सिर्फ हिन D2 में है,
दोनों ओर 3-3 को विभाजित करते हुए हिन D2 में है, लेकिन इको R1 में एक बेस के बाद 5 बेस छोड़कर और हिन D3 में भी एक बेस के बाद बाकी 5 बेस छोड़कर कट है। तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा कि 4-4 बेसेज का अनपेयर्ड सीक्वेंस दोनों ही टुकड़ों पर पाया जाएगा, जिसे बोलेंगे स्टिकी एंड्स या स्टिकी टर्मिनल। जिस तरह से ये कटेंगे उसी तरह से आपस में जुटेंगे भी। तो अगर एक लंबे से डीएनए के ऊपर कई जगह पैलिंड्रोम हो, उनकी अलग अलग सजावट हो, तो वे सारे पैलिंड्रोम किसी एक एंजाइम के द्वारा नहीं पहचाने जाएंगे। हर पैलिंड्रोम के लिए अलग अलग एंजाइम होगा और अलग अलग तरीके से वे उसे काटेंगे। इन सभी केसेज में स्टिकी टर्मिनल छूट जाएंगे। तो अगर एक बड़ा सा डीएनए को 2 अलग अलग एंजाइम की मदद से 3 टुकड़ों में काटा जाए, तो दोनों एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। दोनों एंजाइम अलग अलग स्टिकी टर्मिनल छोड़ेंगे। इसलिए फिर से अगर उन टुकड़ों को एक साथ मिलाकर छोड़ दिया जाए तो उसी तरह से वे सजकर फिर जोड़ा बना लेंगे जैसे ये ओरिजिनली थे। अब अगर डीएनए लाइगेज एंजाइम का हम उपयोग करें तो ये टूटे हुए टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से बताया गया, ये इको R1 एंजाइम है। यह कैसे काटा? तो G के बाद काट दिया, दोनों तरफ से G के बाद काटा तो AATT ऊपर और नीचे से TTAA दोनों पूरक स्टैंड 4-4 बेसेज का स्टिकी टर्मिनल रह गया। अब देखिए यहाँ हम 2 एंजाइम लेते हैं। पहला है SI1। ये SI1 कहाँ से काटा? तो प्यूरिन के बाद साइटोसिन को देख करके यह काट दिया, और यहाँ भी प्यूरिन के बाद साइटोसिन को देख के यह काट दिया। तो इस तरह यह 2 बेसेज के बाद ऊपर का स्टैंड और 2 बेसेज के बाद नीचे के स्टैंड को काट रहा है। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि CG और GC ये दोनों स्टिकी टर्मिनल एक दूसरे के पूरक अलग हो गए। हिन D3 से भी इसी तरह से एक जगह पर AA के बीच यहाँ कटिंग हुआ तो दूसरे में भी AA के बीच यहाँ कटिंग हुआ। रिजल्ट 4-4 बेसेज अनपेयर्ड रह गए, AGCT और नीचे TG TCGA ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो ये अपने अपना स्टिकी एंड छोड़कर चुनकर खोजकर उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी अपने पहले की सजावट में वापस लौट सकता है। अब जो एंजाइम जैसे कि हिंड T2, ALU1, HPA1 इत्यादि बीच के एक्सिस से कट कर देते हैं, आमने सामने कटिंग हो जाता है, तो कोई स्टिकी टर्मिनल इनमें छूटता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ये किसी भी ऐसे डीएनए पर जाके जुड़ जाएंगे जिसमें स्टिकी एंड नहीं है, यानी ब्लंट एंड है। तो ऐसी स्थिति में विशेष जगह पर जोड़े जाने के लिए इनमें छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का चेन, जैसे एक पर CC-CC तो दूसरे पर GG-GG जोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। जोड़ने का यह काम टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम करता है। उदाहरण से देखिए, यह इको RB नाम का एंजाइम बीचों बीच काट दिया, GAT एक तरफ तो ATC दूसरे तरफ, नीचे वाले में भी एक तरफ CTA दूसरे तरफ TAG। अब ऊपर वाले पर मैंने CC-CC जोड़ा और नीचे वाले पर GG-GG, अंत में फॉस्फेट होता है। तो अब ये CC-CC और GG-GG एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसलिए इस तरह से ये जुट जाएंगे। तो एक्स्ट्रा बेस जोड़ना पड़ेगा जोड़ने के लिए इनको।
तो इस तरह आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण, प्रकार, काम करने के तरीके को समझा। अब हम लोग अगले क्लास में डीएनए और जीन के शुद्ध रूप में निष्कर्षण की बात करेंगे, आइसोलेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।